स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने वहां सुझाव और कमेंट्स भेजे। आज हम फिर एक अकलनीय स्तोत्र जो है या कहें कि अकलनीय एक सर से एक सूत्र सीखने जा रहे हैं। सर आपका अभिनंदन, प्रणाम सर। नमस्ते बेटा। सर तो आज हम क्या सीखे? आज हम ये देख रहे हैं कि रामानुजाचार्य ने जो हमारे एस्टेब्लिश प्रिंसिपल जो कुछ हम एक पकड़ के चलते कि ऐसा ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, उसके बारे में उन्होंने कुछ अलग कहा। जैसा 12वें में यदि शुक्र होगा तो वो सुख समृद्धि आदि देता है, ऐसा हम कहते हैं। गलत भी नहीं है। उसका आधार ये है कि नैसर्गिक कुंडली में 12वीं राशि जो है वो मीन राशि है और मीन राशि उच्च की राशि है शुक्र की। शुक्र भोग विलास का सम्राट है और वो जब अपने उच्च के राशि में रहेगा तो वो भोग विलास एंजॉय करने के लिए जो भी आपको धन संपत्ति आदि लगती है वो देता है। ये तत्व है, इसी पे ऐसा कहा जाता है 12वें में शुक्र कभी भी अच्छा है, अच्छे ही परिणाम देता है। परंतु ये रामानुजाचार्य है, ये भाव के अर्थ समझते हैं, तो इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। मीने कुंभे जातस्य व्यय शुक्र न योगदा। मीन या कुंभ लग्न में यदि जातक का जन्म हुआ होगा तो उसके 12वें भाव में शुक्र योग नहीं देता। योग का अर्थ कभी भी अच्छे योग के अच्छे परिणाम के अर्थ में उसको लेना चाहिए। हम अंग्रेजी में उसको तो हिंदी में तो मैं योग प्रद ही लिखता हूँ, अंग्रेजी में बोलता हूँ कि ऑस्पिशियस रिजल्ट। हाँ, अच्छे परिणाम। क्योंकि योग दुर्योग ऐसी संकल्पना है, दुर्योग को भी ऐसा दुर्योग सहसा तो नहीं कहते, परंतु सहसा जब योग तो बोला तो वो अच्छे परिणाम देने वाला है। अब और इतरे जाय मानस्य, फिर वो आगे बोलते हैं ऐसे से नहीं हुआ, ये तो 2 हो गए, फिर बाकी का क्या होगा? बाकी भी इसमें आते हैं ना। तो वहां पर व्यय शुक्र शुभप्रद, बाकी लग्नों के लिए वो अच्छे परिणाम। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसे क्यों? तो इसके लिए फिर से हमको भावों में जाना पड़ेगा, भावार्थ रत्न कर। तो जब कुंभ लग्न रहता है तो शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव और 9वें भाव का स्वामी होता है, योग कारक भी होता है। अब ये चतुर्थ भाव जो है ये माता, सुख, हमारा वाहन, वाहन का तो कारक भी शुक्र खुद ही है। हाँ, है ना, मकान, जायदाद, ये सबको जातक ने खुद ने अर्जित की हुई जायदाद, पिता की तो अष्टम से आती है तो यानी वसीयत। तो ये सब चीज कहाँ बैठा है इसका स्वामी? वो जाके 12वें में बैठा है। अब 12वां स्थान व्यय स्थान है, भाग्य का भी स्वामी वहां बैठा है और वो पिता का भी एक प्रकार से स्वामी है, तो गुरु का भी है। तो इन दोनों चीजों का यदि व्यय हो गया, यदि आपके सुख का व्यय हो गया, आपके भाग्य का भी व्यय हो गया, पिता से शायद थोड़ी दूरी भी हो गई, हाँ, अनबन हो गई, या उनका सुख न मिले, किसी न किसी कारण से घूम रहे हैं इसलिए न मिले, जो भी है, तो फिर ये कैसा क्या योगदान हो गया भाई? इसको सुख नहीं है, चैन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, फलाना नहीं है, तो इसके पास है क्या? है ना। और भाग्य भी गया, क्योंकि काफी चीजें भाग्य से मिलती है, फिर हम श्रम से उसको और बढ़ाते हैं। हाँ, कर्म से उसको बढ़ाते हैं, भाग्य से इतना मिलता है इतना कर देते हैं उसको, ये भी नहीं हो सकता। अब हम यदि मीन लग्न में जाएंगे तो ये तृतीयेश है, यानी पराक्रमेश, और ये अष्टमेश है। अब हमें मालूम है कि पराक्रम जो है और वो उपचय भी है, तो उसमें हर चीजें बढ़ती है। ये स्वामी यदि 12वें में बैठ गया तो ये तो क्या, वो नल्ला बोलते हैं ना हिंदी में, आजकल टीवी सीरियल में सुनता हूँ, है ना। तो इसका पराक्रम नहीं है तो ये क्या हुआ, है ना, तो ये गया। अच्छा, अष्टम भाव जो है ये वसीयत है, पुरखों से जो मिला हुआ ज्ञान है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान जिसको बोलते हैं हम, गूढ़ विद्या बोलते हैं, वो भी अष्टम भाव से। ये भी नहीं है इसको, पिता की वसीयत थी, ये भी इसने खत्म कर दी, फिर इसका क्या होगा भाई? तो नैसर्गिक है कि इसको योग प्रत तो हुआ ही नहीं ना। अच्छा, इसके खर्चा करने की आदत जो है वो तो दोनों में वैसी रहेगी, तो फिर कर्जे में जाएगा, तो योग प्रत कहाँ हो गया वो? अब देखिए, इसके साथ हमारे दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि ऐसा फिर क्या हमारे करना चाहिए? शनि का जो दूसरा लग्न है मकर, इसके लिए क्यों नहीं बोला? तो मकर लग्न में क्या होता है, वो पंचमेश हो जाता
है ना, और दशमेश होता है। तो ऐसे वक्त वो शायद बाहर देश जाके विद्या ग्रहण करे, कर ले। हाँ, है ना, बाहर देश या दूसरे संस्कृति में। मैं हमारे से काफी भिन्न संस्कृति इस प्रकार से 12वीं को देखता हूँ। और सर काम के सिलसिले में आजकल लोग जनरली बाहर काम जाते करते हैं हैं पढ़ने, या हाँ, आते या रहते पढ़ने हैं। जाते हैं। अच्छा, हाँ, दशमाधिपति होने की वजह से इसको जो काम करेगा इसका श्रेय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसका व्यय हो गया। वो श्रेय का भी स्थान है, उसको मान स्थान बोलते हैं। कितना भी काम करेगा इसको तो ऐसा लगेगा मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरा एप्रिसिएशन नहीं होता है, दूसरे को अप्रिशिएट करता है। परंतु ये सब चीजें कम रहे तो ये इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि इसको मिलते तो रहेगा, है ना। इसलिए उन्होंने मकर को थोड़ा सा अलग रखा है, क्योंकि अनुभव आगे आके अनुभव न आना या न पढ़ाई करना, पोस्ट ग्रेजुएट न करना, ये तो ठीक है, इससे कोई फर्क, पर उसको सुख वगैरह की कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि उसके सुख स्थान पे ये शुक्र, यानी सुख स्थान का अपोजिट है वो, हाँ, है ना। हाँ, तो कर्म करेगा, ठीक है, कई बार इसको ज्यादा घूमना घूमना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। अब ये पहले दोनों का क्या करना, यहाँ पे तो ये बिल्कुल बेचारा निठल्ला हो गया। तो मेरा मत ऐसा है कि चूंकि 12वां स्थान ऐसी जगह है जहां पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। ये नींद है, तो नींद आएगी कि नहीं कोई नहीं बोल सकता। क्या नींदिया हमारे वक्त गाना होना था ऐसा, है ना। तो फिर ये जेल है, ये अस्पताल है, ये ऐसी जगह है जहां आपका कोई अधिकार नहीं। ऐसी और कौन सी जगह हो सकती है? हाँ, हाँ, जब हम बहुत भिन्न कल्चर में, भिन्न संस्कृति में जाए या प्रदेश जाएंगे, तो वहां हमको कुछ नहीं समझता और हमको लगता है हमको किसी को पूछ के ही काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों ने ऐसी ही जगह काम किया। बाहर जाके, जैसा मीन लग्न का भी है, तो इसका जो सम्मान मान होगा ये बाहर देश में होगा। इसके अनुभव सिद्ध जो ज्ञान है, इसका फायदा बाहर यहाँ नहीं होगा। और आप आजू बाजू में लोग देखेंगे, कई लोग कि हमारे देश में उनको कोई पूछता नहीं है, बाहर जाते हैं उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है। ऐसे लोग आपको दिखेंगे। वो विद्वान तब भी थे और अभी भी है, परंतु कुछ जगह उसको मान नहीं मिलता, कुछ जगह मिलता है। तो ये मेरे हिसाब से इस ऐसे जो पद्धति है, ये जो समझो एक प्रकार का बंधन ही समझो इसको, इसमें से बाहर निकलने का कर्म से ही रास्ता है, ऐसा मैं हर वक्त बोलता ही हूँ। और ये है, और ऐसा करने के बाद में ख्याल में भी आ जाए। हालांकि वो खर्चा करने की समय आदत तो उसकी रहेगी। अब उसका कोई कर्म नहीं है, उसको कुछ आ नहीं रहा, तो फिर वो क्या करेगा, कहाँ से खर्चा करेगा, तो कर्जा करेगा, है ना। हाँ, तो इसलिए उन्होंने बोला ये योगदान नहीं होता, ये योगद नहीं होता, ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता, परंतु इसको हम घुमा सकते हैं और दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस जातक को ही यदि बाहर जाए या दूसरे संस्कृति में जाए, तो वहां पर वो जरूर उसको फायदा होगा। तो इसलिए ये मैंने ज्यादा का इसलिए बताया। हालांकि रामानुजम इतना ही करके रुकते हैं, क्योंकि वो सोच रहे कि भावार्थ रत्नाकर पढ़ने वाला बाद में समझ जाएगा इसको वापरना कैसा है। इसको सुख दूर देश में मिलने वाला है, तो दूर देश चला जाए। इसको वाहन दूर देश में अच्छा मिलेगा, जो खराब नहीं होगा, यहाँ रहेगा तो इसकी गाड़ी को कुछ तो भी होते रहेगा, खर्चे होते रहेंगे उसके, है ना। तो इस प्रकार से, इसलिए उसको मैं अनाकलनीय श्लोक बोलता हूँ। आकलन करने के लिए बहुत मुश्किल वाला श्लोक है ना। क्योंकि पहले इसमें तो हम, हाँ, मैं भी जब तरुण था, कभी था बहुत जमाने पहले, तो वैसे ही सोचता था ये क्या लिखा है, क्या लिखा। फिर अरे मैंने बोला ऐसा क्या हो, 5 दिन मैंने दिमाग चलाने के बाद ख्याल में आया कि अच्छा ये इसका प्रिंसिपल ये है, इसलिए इसको हम अनाकलनीय बोलते हैं। आकलन करने के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि ये नॉर्मल जो जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल विजडम, जो हमारे को सहसा सिखाया जाता है, इससे विरुद्ध जाता है। पर वो गलत नहीं है। यदि कोई ऐसा सक्सेसफुल दिखा आपको, वो बहुत यशस्वी हुआ, तो वो कहाँ गया है जन्मस्थल से, वो देख लेना। तो ये श्लोक का अर्थ हमको समझ आएगा। सर बहुत सुंदर है। और ऐसे ही श्लोकों के साथ हमारी जो श्रृंखला चली आ रही है भावार्थ रत्नाकर की, हमारे क्लासेस की भी, वो भी वापस शुरू होने वाली है अप्रैल 1st वीक में। तो यदि आप रजिस्टर करना चाहें हमें जरूर बताइए, और हम फिर आपको लिंक भी भेजेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते बेटा। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.